नमस्ते। ओवरव्यू में आपका स्वागत है। हरियाणा में दल बदलू करेंगे अंतिम फैसला। दूसरा, क्या सीधा रवैया भ्रष्ट है? तीसरा, मोदी जी कूनों के चीतों को बना रहे कुत्ता। इन तीनों विषयों पर बात करने से पहले आपसे आग्रह, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर हो सके तो चैनल की मेंबरशिप भी ले लें। मेंबरशिप का मतलब कि हर महीने आपको एक छोटी रकम हमें आर्थिक सहयोग के रूप में देनी होती है। अगर आप हर महीने का कमिटमेंट नहीं करना चाहते हैं तो एक बार एक मुश्त भी आप हमारा आर्थिक सहयोग कर सकते हैं। आपके इस आर्थिक सहयोग की हमें आवश्यकता है क्योंकि आपके इस सहयोग से हमें चैनल चलाने में सुविधा रहती है। तो सबसे पहली बात, हरियाणा में दल बदलू करेंगे अंतिम फैसला। ये बात इसलिए हो रही है कि अब आप हरियाणा का देख लीजिए, वहाँ पे रोज कोई भागा जा रहा है बीजेपी में, कोई भागा जा रहा है कांग्रेस में, जेजेपी में कम लोग जा रहे हैं। जेजेपी जो है दुष्यंत चौटाला की पार्टी, सबसे ज़्यादा वहाँ से लोग भाग भाग के कोई ना कोई किनारा पकड़ रहे हैं। हरियाणा के नाम को बहुत सालों तक आया राम गया राम के टैक्स से माना जाता था कि सुबह वो भाई साहब कहीं थे, शाम को कहीं आ गए, फिर उधर चले गए। इस तरह का रिकॉर्ड हरियाणा के पास है। हाल के संपन्न हुए इलेक्शन में ये भी पता लगा कि जैसे बहुत से लोगों का मानना है यह है कि भाजपा का कांग्रेसीकरण हो गया है, और उसका एक अच्छा उदाहरण हरियाणा है। हरियाणा में जब अभी लोकसभा के इलेक्शन हुए उसमें 5 सीटें बीजेपी जीती और 5 सीटें कांग्रेस। लेकिन जो बीजेपी ने अपने 10 कैंडिडेट्स लड़ाए थे उसमें से 5 तो सीधे कांग्रेस से आए हुए थे और 1 इंडिपेंडेंट थे। अब जैसे जो नवीन जिंदल है, वो अभी हाल के हाल उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की थी, वो कुरुक्षेत्र से जीत गए। चौधरी धर्मवीर सिंह हैं भिवानी से, कांग्रेस के पुराने आदमी, भिवानी से जीत गए। राव इंद्रजीत सिंह कांग्रेस के पुराने आदमी, गुड़गांव से जीत गए। अब अशोक तंवर, इनका झगड़ा सुलझा नहीं। अशोक तंवर जब कांग्रेस में रहे तो वो जो हरियाणा कांग्रेस की अंदर की लड़ाई थी वो सुलझी नहीं। अशोक तंवर तेज तर्रार नेता थे, वो चले गए बीजेपी में, हालांकि वो सिरसा से हार गए थे। अरविंद कुमार शर्मा, वो भी कांग्रेस से गए, रोहतक से हार गए। और रणजीत सिंह चौटाला, जो चौटाला साहब के बेटे हैं, उनका चौटाला साहब नहीं, देवीलाल जी के बेटे हैं, माफ़ कीजिएगा, देवीलाल मतलब ओम प्रकाश चौटाला जी के भाई हैं। वो इंडिपेंडेंट थे लेकिन वो भी बीजेपी के टिकट पे हिसार से लड़े और हार गए। अब सबसे अच्छा रणजीत सिंह चौटाला ने अनाउंसमेंट कर दिया है। उन्होंने कहा है कि मैं तो एमएलए की सीट उन्होंने अपनी अनाउंस कर दी, कहा मैं वहाँ से लड़ रहा हूँ, बीजेपी टिकट दे और चाहे ना दे मैं तो वहाँ से लड़ूंगा, बीजेपी अपना मन बना ले उसको मुझे टिकट देना है नहीं देना। ये उन्होंने ऑलरेडी अनाउंसमेंट कर दिया है। बीजेपी का ये डेस्परेशन क्यों है इतने कांग्रेस के लोगों को अपने यहाँ लाने का? किरण चौधरी जी 45 साल से बंसीलाल जी के फैमिली से संबंधित रखती हैं, 45 साल पुरानी कांग्रेसी थी। अभी हाल फिलहाल उन्होंने कांग्रेस छोड़ी और बीजेपी ने उनको राज्यसभा का एमपी बना दिया। तो ये भी एक देखने वाली बात है कि बीजेपी बिल्कुल कांग्रेसमय होती जा रही है। और इसका एक इफेक्ट ये हो रहा है कि जो बीजेपी के पुराने लोग हैं, जो वहाँ से भाई मर खप रहे हैं, पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, उनका क्या होगा? अगर आपने किरण चौधरी को राज्यसभा दे दिया तो बाकी लोग जो लाइन लगाए खड़े थे कई सालों से, उनका क्या हुआ? अगर आपने नवीन जिंदल को कुरुक्षेत्र से बना दिया तो वहाँ के जो आपके लोकल कार्यकर्ता थे उनका क्या हुआ? और ये बहुत बड़ी तादाद है। 10 में से 4 लोकसभा में, 10 में से केवल 4 लोगों को आप ओरिजिनल बीजेपी के लोगों को टिकट दीजिए और बाकी 6 बाहर के लोगों को, उसमें से भी 5 कांग्रेसी 1 इंडिपेंडेंट। तो ये स्टेट ऑफ अफेयर्स बहुत ठीक नहीं है। और इसलिए ऐसा लगता है कि जो कांग्रेस की एक समस्या थी या है, कांग्रेस में जो हुड्डा वर्सेस शैलजा जी का जो एक युद्ध चलता रहता है कांस्टेंट, उससे लोगों को कहना था कि कांग्रेस के कुछ प्रॉस्पेक्ट्स पे थोड़ा इफेक्ट हो सकता है। लेकिन इधर जो बीजेपी में ये जो दल बदलू लोग इधर से उधर आ रहे हैं, उनसे शायद जो भी ये फ़ायदा बीजेपी को होता इनके अंदरूनी झगड़े का, वो उसको काउंटर कर दे रहा है। वो जो बाहर से लोगों को लाके और ख़ास करके कांग्रेस में अपने यहाँ से लाके उनको टिकट देके जिताने की कोशिश कर रहे हैं। जेजेपी से भी लोग आ रहे हैं, ये लोग मूल रूप से बीजेपी के नहीं हैं। तो ऐसा मुझे लगता है कि ये एक थोड़ी मतलब ये मुश्किल चीज़ है और
इससे वो काउंटर प्रोडक्टिव भी हो रही है। कई जगह ये हुआ, यूपी में भी ये काउंटर प्रोडक्टिव थी। अब दूसरी बात कर लें, क्या सीतारामैया भ्रष्ट हैं? सीतारामैया जी के ऊपर कर्नाटक के गवर्नर ने, वो 2-3 एक्टिविस्ट लोग हैं, उनको इस बात की अनुमति दे दी है कि उन पर वो इन्वेस्टिगेशन जांच शुरू हो और उन पर एक कोई भ्रष्टाचार का मामला, उसकी बात है। भ्रष्टाचार को नाम दिया गया है मूडा स्कैम। मूडा मतलब मैसूर अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो मूडा स्कैम के नाम से इसको प्रचारित किया जा रहा है। अब क्या है मामला? मामला ये है कि सीतारामैया जी की पत्नी है पार्वती जी, उनको एक 14 प्लॉट मिले हैं। किस लिए मिले हैं? उनके पास 3.16 एकड़ 3.16 एकड़ ज़मीन थी। उसको सरकार ने, वहाँ की भाषा में बोलते हैं, इल्लीगली ले लिया, बिना इनको बताए ले लिया। उसके कॉम्पनसेशन में इनको 14 प्लॉट मिले हैं। अब कुछ चीज़ समझ लें, ये लैंड एक्सचेंज स्कीम जो थी वो भाजपा के शासनकाल में मूडा ने 2020 में इसको फाइनल किया था और कहा, ये उस समय इसका जो पर्पस था कि इलीगल ज़मीन को, इलीगली, नॉट इलीगल ज़मीन, इलीगली, बिना ज़मीन के मालिक को बताए जो ज़मीन अक्वायर कर रही थी, बिना उसके ओनर को बताए, उसके बाद उसमें मुकदमे चल रहे थे। तो एक सेटलमेंट का एक रास्ता निकाला गया सरकार की तरफ से। भाई एक सेटलमेंट का एक फार्मूला बना और उसके तहत, उसी फार्मूले के तहत ये 14 प्लॉट सीतारामैया की पत्नी पार्वती जी को मिले, क्योंकि उनकी ज़मीन भी ये 3.16 एकड़ जो वहाँ की भाषा में इलीगली अक्वायर की गई थी मूडा द्वारा। अब ये ज़मीन का इतिहास ये है कि ज़मीन, सीतारामैया जी के साले हैं मल्लिकार्जुन जी, उन्होंने 2004 में 5.95 लाख, करीब 6 लाख रुपए में इसको खरीदा था और 2010 में उन्होंने इसको अपनी बहन पार्वती जी को गिफ्ट कर दिया था। उसके बाद एक्टिविस्ट लोगों का कहना यह है कि ज़मीन खरीदने से पहले ही सरकार उसको अक्वायर कर चुकी थी, इसलिए ये कहना ये गलत बात है कि उनके खरीदने के बाद अक्वायर हुई है, और ये गलत है। मैं उस पर भी बताऊंगा, लेकिन ये सब मैटर ऑफ रिकॉर्ड्स है, रिकॉर्ड में ये साफ पता लग जाएगा। अच्छा, 2020 से पहले मूडा इस तरह के जो एक्विजिशन होते थे, जो लैंड एक्विजिशन होते थे, उसका 3 गुना मार्केट रेंट देती थी। ये 2020 से पहले था। 2020 के बाद एक फॉर्मूला उन्होंने बनाया कि हम अब आपको जो लैंड एक्वायर कर रहे हैं उसी में डेवलप प्लॉट दे देंगे। ये एक फॉर्मूला बना और लोग इससे वो करने लगे, इसका सेटलमेंट होने लगा। अब मूडा के अनुसार कुल 1328 साइट्स अलॉट हुई थी, मतलब, और उस 1328 साइट में 14 हाउसिंग साइट्स पार्वती जी को भी दिया गया था। आरोप उनके ऊपर ये है, मतलब जो आरोप ये एक्टिविस्ट लोग लगा रहे हैं सीतारामैया जी के ऊपर, उसका कोई डॉक्यूमेंट का प्रूफ नहीं है, सब सर्कमस्टेंशियल है। मतलब ऐसा लगता है, ऐसा हुआ, लेकिन कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है। सबसे पहली बात कि 2004 में मल्लिकार्जुन ने जो लैंड, उन्होंने कहा कि लैंड नहीं खरीद, उनका कहना यह है कि जो लैंड उन्होंने खरीदा था वो एक दलित का लैंड था। उस लैंड को पट्टे पे दिया गया था, और जो ग्रांटी बोलते हैं, वहाँ पे ग्रांटी बोलते हैं, हमारे यहाँ पट्टा बोलते हैं, और इस पट्टे की ज़मीन को दलित से कोई खरीद नहीं सकता। ये उत्तर प्रदेश में भी कानून है। दलित को जो पट्टा दिया जाता है, उस पट्टे की ज़मीन को कोई नॉन दलित नहीं खरीद सकता है। अब उसका रास्ता यहाँ पे लोग क्या निकाले हैं कि वो जो पट्टा दिया जाता है, मैं यूपी की बात कर रहा हूँ, थोड़ा वो कर रहा हूँ, यूपी में वो पट्टे वाली ज़मीन को लोग परमिशन लेके बड़े दलित को खरीदवा देते हैं, बड़े दलित से फिर ले लेते हैं। खैर, वहाँ पे क्या हुआ कि उनका कहना यह है कि वो खरीद नहीं सकते थे, क्योंकि वो ज़मीन एक दलित की थी जो पट्टे पर थी। लेकिन वहाँ पे रिकॉर्ड्स मिल गए हैं जहाँ पे जिस व्यक्ति से उन्होंने ज़मीन खरीदी, मल्लिकार्जुन जी ने, उसके पिता या बाबा ने 1935 में एक ऑक्शन हुआ, नीलामी हुई, लैंड पहले होती थी, उस लैंड नीलामी, उस ऑक्शन में 100 रुपये में ये ज़मीन खरीदी थी। तो इसके रिकॉर्ड्स मिल गए हैं। तो इसलिए फिर से मैटर ऑफ रिकॉर्ड्स है कि पट्टे की ज़मीन है या खरीदी हुई ज़मीन है, क्योंकि दोनों का ट्रीटमेंट अलग अलग से होता है। दूसरा आरोप यह है कि मूडा ने ये लैंड जो था 2004 में बिकने से पहले ही टेक ओवर कर लिया था। इसके लिए सीतारामैया जी ने रिकॉर्ड पेश कर दिया है कि 1997 में मूडा ने इसको अक्वायर किया था, पर 1998 में
अगले साल, जैसे 1997 में अक्वायर किया था ये लैंड, लेकिन 1998 में शहरी विकास मंत्रालय की रिकमेंडेशन पर इसको उन्होंने डी नोटिफाई कर दिया था, वापस कर दिया था। फिर ये हुआ कि 2014 में फिर पता लगा कि इसी ज़मीन को इलीगली मुंडा ने ले लिया है, तो उस समय पार्वती जी को कॉम्पनसेशन दिया गया। अब आरोप यह है कि 1998 में जब डी नोटिफाई हुआ था उस समय सीतारामैया जी डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे और बाकी कोई वो नहीं, बस कहा ही जा रहा उस समय डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे, इसलिए डी नोटिफाई हुआ। अब जरा वैल्यू ऑफ एक्सचेंज पे भी बात कर ली जाए। एक्टिविस्ट लोग कहते हैं कि 3.16 एकड़ जो है ये ऑफिशियली तो ये 3.5 करोड़ की है, 3.5 करोड़, लेकिन जो लैंड है, लेकिन जो 14 प्लॉट है उसकी कीमत 8.5 करोड़ है। मार्केट वैल्यू लेकिन उन प्लॉट की करीब 55 करोड़ से ज़्यादा है। अब सीतारामैया जी का कहना यह है कि भाई अगर ये नहीं करते हैं तो आप कॉम्पनसेशन एक्ट के थ्रू चले जाइए। अगर आप लैंड वर्सेस जो लैंड देने का एक प्रोविजन है उस फॉर्मूले को नहीं मानते तो हमें कॉम्पनसेशन दे दीजिए। कॉम्पनसेशन देने से वो जो 3 टाइम्स ऑफ द मार्केट वैल्यू ऑफ द लैंड से 62 करोड़ रुपया बनता है, तो उन्होंने कहा वो आप मुझे उससे कर दीजिए। तो फिर मुझे जो सारी बात ले दे के ये है कि ये सीतारामैया को थोड़ा कॉर्नर करने की कोशिश है। और गवर्नर साहब एक बार फिर बेनकाब हुए हैं कि ये सारे गवर्नर जो इस तरह की स्टेट में हैं, नॉन बीजेपी रूल स्टेट में, वो सेंटर के नुमाइंदे कम और बीजेपी के कार्यकर्ता ज़्यादा लगते हैं, और इसमें भी इसी तरह की बात हुई है। लेकिन एक चीज़ समझ में नहीं आ रही है जनरल नेताओं को कि आप जब इस तरह की हरकत करते हैं तो आने वाले समय में आप और ख़राब चीज़ें इनवाइट कर रहे हैं, क्योंकि कभी अगर बीजेपी की सत्ता गई सेंटर से तो दूसरे भी इस तरह का, जिसको कहते हैं ना, दुश्मनी वाला व्यवहार आपसे कर सकते हैं। अब तीसरी बात कर लीजिए, मोदी जी कूनों के चीतों को बना रहे हैं कुत्ता। ये आपको लगेगा कि ये क्या है भाई। ऐसा है कि आपको याद है ना वो चीता वाला प्रोजेक्ट मोदी जी नामीबिया से लाए थे भारत में चीते, और उनको रिलोकेट करेंगे, और फिर मोदी जी ने बताया था 70 साल से चीते भारत में चीते खत्म हो गए थे 70-75 साल पहले। अब मोदी जी को जोश चढ़ा कि हम इन चीतों को हिंदुस्तान लाएंगे विलुप्त और इनको यहाँ वो करेंगे। हालांकि कुछ लोगों का मानना ये है कि मोदी जी के ऊपर कोई शनि की दशा चल रही थी। किसी पंडित जी ने बताया था कि अगर चीते ला के दान करोगे तो शनि की दशा हो जाएगी। इस तरह के भी लोग बात करते हैं, लेकिन जो फैक्ट हुआ वो समझ लीजिए। अब वो चीते ले आए हिंदुस्तान। पहले 8 चीते सितंबर 2022 में आए, और फिर 12 चीते फरवरी 2023 में आए। कुल 20 चीते आए। उनमें जनवरी 2024 की रिपोर्ट के अनुसार उन 20 में से 7 चीते मर गए, और 3 उनके शावक, उनके बच्चे भी, जो 7 के अलावा 3 जो बच्चे हुए थे वो भी मर गए। अब मरने का जो मुख्य कारण है वो ये है कि साउथ अफ्रीका में उसके 4-5 कारण बताए जाते हैं। आज भी एक डिटेल रिपोर्ट निकली है अखबारों में। उसका एक बड़ा कारण ये है कि साउथ अफ्रीका में जो उनके जाड़ा होते हैं वो जून जुलाई अगस्त में होते हैं। वहाँ पे जाड़ा जून जुलाई अगस्त महीने में आता है, और हमारे यहाँ ये उस समय मानसून सीजन होता है हिंदुस्तान में। अब होता क्या है कि ये जो चीता हैं इनको अपना नेचुरल जो डीएनए, इतने साल वहाँ रहते जाड़े के समय इनके जो फर हैं, जो बाल हैं, वो बढ़ते हैं। वो लाजमी है, क्योंकि अगर वहाँ रहते जो नेचर है वो अपने आप इस तरह का प्रोटेक्शन देता है। अब यहाँ तो हमारे यहाँ गर्मी है, उमस है, उस समय इनके बाल बढ़ने लगते हैं जून जुलाई अगस्त। उसकी वजह से भी बहुत से इन्फेक्शन, बहुत सा वो होता है, सेप्टोसीमिया और क्या क्या बीमारी होती है, और उससे ये लोग मारे जाते हैं। इस तरह का एक काफ़ी बड़ी तादाद में वहाँ पे ये मरे। दूसरी जो बात एक इम्पॉर्टेंट है, जिसका दूसरा कारण ये है कि इनको ट्रैक करने के लिए इनके गले में कॉलर पहनाई जा रही है। GPS लगा के कहाँ जा रहे हैं, कैमरा रहता है, क्या हाल है, कहाँ जा रहे हैं, कैसी तबीयत है, खाना खाया कि नहीं खाया, सब ट्रैक करने के लिए कॉलर है। उस कॉलर से चूँकि वो नेचुरल तो है नहीं, उसकी वजह से इन्फेक्शन हो रहा है, और फिर वही सब इनको बीमारी होकर ये लोग मर रहे हैं। अब ये जब लाए गए थे यहाँ चीते, तो इनको वो बुमास बोलते हैं। छोटे छोटे कटघरे में इनको रखा जाता है, और ओरिजिनल आइडिया तो यही थी कि इनको फिर कुछ दिन रखा जाएगा, और जब यहाँ की आबो हवा हो जाएगी तो इनको छोड़ दिया जाएगा। अच्छा, ये एक और चीज़ समझ लीजिए, चीता जो है वो फास्टेस्ट एनिमल इन दी अर्थ बोला जाता है। 120 किलोमीटर की स्पीड से दौड़ सकता है। तो उस समय यह था कि 2 महीने इनको रखेंगे और फिर इनको जंगल में छोड़ दिया जाएगा। अब
इनको यहाँ पे कूनों में जहाँ रखा गया, उसमें सबसे बड़ी गलती अब ये कहा जा रहा है कि वहाँ कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई। हो सकता है कैलकुलेटर में बैटरी वीक हो गई हो, या हो सकता है बैटरी पुरानी हो गई हो, तो कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई। अब ये पेपर में भी आ रहा है, अनऑफिशियली सब लोग कह रहे हैं। क्या कैलकुलेशन मिस्टेक हुई कि कूनों का जो टोटल एरिया है वो करीब 3200 स्क्वायर किलोमीटर है, 3200 स्क्वायर किलोमीटर है, जिसमें उस समय कहा गया था कि ये 3200 स्क्वायर मीटर करीब करीब 21 चीतों को एब्जॉर्ब कर सकता है। एक चीते पे 150 स्क्वायर किलोमीटर की बात कर रहे हैं, ऐसा बताया गया था इसलिए। लेकिन जबकि अब पता चल रहा है कि नहीं भाई, वो 12 चीतों से ज़्यादा नहीं एब्जॉर्ब कर सकता। एक चीते को 250 स्क्वायर किलोमीटर से ज़्यादा जगह चाहिए, और 150 किलोमीटर का कैलकुलेशन गलत हो गया था। अब वो बैटरी कमज़ोर हो गई थी कि बैटरी चली गई थी, या बैटरी का मालिक सैंक्शन नहीं हुआ होगा, उसका जो भी है था, उस वजह से ये हो गया है। अब इस कारण, अब इसकी वजह से आप एक ही जगह पे ज़्यादा लोगों को भरे हुए हैं, ज़्यादा चीतों को। अब होगा क्या कि कुछ चीतों को इन्होंने छोड़ा। जब छोड़ा तो वो बाहर घूमने लगे, मतलब वो जहाँ पे आदमी रहता है, जहाँ आबादी है, वो वहाँ पहुँचने लगे, उनके लिए खतरा बनने लगे, तो जल्दी से उनको वापस लाया गया, क्योंकि वो मनुष्यों पे खतरा बन रहे थे। इसी कारण 25 में से केवल एक चीता जो है, पवन शायद उसका नाम है, वो जंगल में छोड़ा गया है, बाकी सब कटघरे में है, बाकी सब पिंजड़े में है। तो अब इनकी दिक्कत क्या रही? अच्छा, ये 13 बड़े चीते हैं और 12 शावक हैं, 12 इनके बच्चे हैं। अब दिक्कत ये शुरू हो रही कि ओरिजिनली तो 2 महीने में छोड़ देना था, अब आप छोड़ ही नहीं सकते हैं, क्योंकि आपके पास इतनी जगह नहीं है। अब समस्या जो मुख्य ये हो रही है कि इनको कायदे से शिकार करके खाने की वो है, इनको उसी तरह से मतलब बड़े होना था, ऐसी परवरिश होनी थी। लेकिन अब उनको फीड करना पड़ता है। अब उनको, जैसे आप अपने कुत्ते को नहीं देते हैं, सुबह खाना दिया, टॉमी को खाना दिया, टॉमी का खाना आया, तो टॉमी का खाना उसी तरह से चीतों का खाना दिया, चीता नहीं खाया, अरे शाम को नहीं खाया, क्यों नहीं खाया, तो भैंसा कुछ काट के उनको फीड किया जाता है। क्योंकि उसमें भी एक चीज़ है, चक्कर ये है कि बार बार कहा जा रहा है कि एक तो 24 घंटे मॉनिटरिंग की जा रही है, और दूसरा ये कहा गया है कि अनफ्री चीता विल बी अ अनफिट चीता। कुत्ते को जैसे आप डोमेस्टिकेटेड करते हैं, घर में रखते हैं, कि वो उसी तरह की कुछ इनकी हालत हो गई है। और एक चीज़ और समझ लीजिए जो समस्या हो रही है कि इस कूनो जंगल के ओरिजिनल निवासी जो हैं वो तेंदुआ हैं, और यहाँ पे अब चीते भी आ गए हैं, आपस में झगड़े का डर है। सबसे बड़ी बात ये बता दें कि यहाँ पे जो अभी आया है एक खबर कि 1000 से ज़्यादा चीतल यहाँ ला के छोड़े गए कि भाई ये अपना शिकार करें, जो चीते लोग हैं चीतल खाएं, लेकिन उसमें ज़्यादातर चीतल जो हैं वो तेंदुआ उड़ा गया, क्योंकि ये तो टॉमी है, तो टॉमी को तो जब आप दीजिएगा बर्तन में खाना, तो टॉमी खाना खाएगा, तो वो आके जो तेंदुआ जी हैं वो उड़ा गए। तो अब टॉमी जी यहीं रहने लगे हैं। मुझे ये लग रहा है कि ये मोदी जी को थोड़ा समझना है किसके लिए, जैसे नोटबंदी की जिद नहीं मानते थे, आजकल तो आप जिद पे नहीं अड़ते हैं ना। अरे इन सबको, जंगल के जानवर हैं, इनका कुछ एक काम करके इनको जहाँ इनका घर है वहाँ भेजिए। ये सब में काहे लगे हुए हैं कि यहाँ इस आबो हवा में मैं करके दिखाऊंगा, इसका वो नहीं। आप जो मूक जानवरों के साथ जो कर रहे हैं, ये अत्याचार के बराबर है। आग्रह यही है कि चीते को चीते रहने दीजिए, उसको कुत्ता बनाने की कोशिश मत करिए, क्योंकि ये अंत में तो उनके साथ अत्याचार है ही। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।